हेलो बच्चों, तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम के क्या एप्लीकेशंस है और कौन सी चीज़ों को हम लोग बर्नौलीज थ्योरम के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट। जिसमें ऑलरेडी मैं वेंचुरीमीटर की बात कर चुका हूँ, जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें वेंचुरीमीटर की हम बात कर चुके हैं। स्पीड ऑफ एफ्लक्स या फिर टॉर्रिचलिस लॉ जो होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। तो ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है बर्नौलीज थ्योरम के बेसिस पे, ये हम देखेंगे। और इसके अलावा इन सारी चीज़ों की भी हम बात करेंगे, जैसे डायनेमिक लिफ्ट, मैग्नस इफेक्ट या एरोफॉइल क्या होता है, फिर स्प्रेयर और एटमाइजर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रूफ टॉप्स क्या होता है, जैसे कभी कभार जब बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो अगर मान लो किसी के टिन का कोई रूफ होता है, जो छत होता है घर का, तो वो कई बार क्या होता है, उड़ जाता है, राइट। तो ये कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बर्नौलीज थ्योरम के बेसिस पे, ये भी हम बात करेंगे आगे। एंड फाइनली जब कोई ट्रेन बहुत स्पीड में जाती है तो वो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, मतलब बहुत सी चीज़ें जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ये कैसे होता है ये भी हम लोग देखेंगे और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम बात करते हैं ब्लड फ्लो और हार्ट अटैक की, ठीक है। तो आप जानते हो कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, पर ये हार्ट अटैक का क्या रीज़न है और कैसे हम इसको बर्नौलीज थ्योरम के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो देखो, आपका जो हार्ट होता है बच्चों, उसमें हार्ट से बहुत सारे ट्यूब्स पूरे बॉडी में फैले होते हैं, जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और ये ब्लड वेसल्स जो है, इनमें कुछ ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज बोलते हैं और कुछ ब्लड वेसल्स को हम लोग वेन्स बोलते हैं। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो ट्यूब्स होते हैं पूरे बॉडी में फैले हुए, जो आपके हार्ट से निकलता है और ये ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाता है। तो हार्ट से निकलने वाले जो भी ब्लड वेसल्स है, जो पूरे बॉडी में फैल जाता है, बॉडी में ब्लड लेकर जाता है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में लेकर जाता है, इन सारे ट्यूब्स को हम आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। वेन्स उल्टा काम करता है। वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट तक ले आता है पूरे बॉडी से, है ना। तो जैसे मान लो आर्टरीज की बात करते हैं, जैसे किसी के आर्टरी में प्लेग जमा हो गया। प्लेग मतलब क्या, कुछ चीजें ऐसी अनवांटेड चीजें जमा हो गई, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, फैट है। ऐसे कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी का आर्टरी जो होता है, जैसे मान लो ये आर्टरी का ट्यूब है, ठीक है, ये ब्लड वेसल आर्टरी है, और इस आर्टरी में यहाँ पे आपका ब्लड फ्लो हो रहा है इस तरीके से। तो ये ब्लड बड़े प्यार से आराम से फ्लो हो रहा है और इस ब्लड का एक प्रेशर होता है। ये प्रेशर क्या करता है, ये इस आर्टरी पे बाहर की ओर लगाएगा। जैसे इसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगा, बाहर की ओर प्रेशर लगाएगा। ये जो आर्टरी के वॉल्स है, इस पर ये ब्लड प्रेशर लगाता है, ठीक है। और बाहर जो होता है, बाहर से भी इस आर्टरी पर प्रेशर लगता है। तो बाहर का जो कुछ भी फ्लूइड होगा या एयर, जो कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये क्या करेगा, इस ब्लड वेसल पे या इस आर्टरी पे बाहर से प्रेशर लगाएगा। तो एक तो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर है जो बाहर से लग रहा है, और दूसरा इंटरनल प्रेशर है जो ब्लड लगा रहा है। ब्लड जो प्रेशर लगाता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड जैसे इसमें मूव कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर की वजह से प्रेशर एग्जर्ट करके मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ब्लड का अपना एक पर्टिकुलर प्रेशर है जिससे ये मूव कर रहा है। अब होता क्या है कि अपने किसी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारा जो कुछ भी लाइफस्टाइल है, फूड हैबिट है, उसकी वजह से कई लोगों का क्या होता है, यहाँ पे प्लेग जमा हो जाता है। इसको प्लेग बोलते हैं। प्लेग का मतलब होता है बहुत सी अनवांटेड चीज़ें, जैसे कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती हैं। कहाँ पे, ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे, इनर वॉल्स पे। ये आर्टरी के इनर वॉल्स पे मान लो ऐसे जमा हो गया, ठीक है। इससे होता क्या है कि अब ब्लड का जो रास्ता है फ्लो होने का, उसमें रुकावट आ जाता है। अब ये ब्लड वेसल, ये जो आर्टरी है, इसमें जो जमा हुआ है प्लेग, इसके वजह से रुकावट आने की वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ का जो एरिया है, जैसे यहाँ पे ब्लड इतने एरिया में फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे जो ब्लड है वो जिस एरिया में फ्लो हो रहा है वो एरिया छोटा हो गया। और हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से A1V1 इज इक्वल टू A2V2 या फिर A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब एरिया और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे ब्लड फ्लो का वेलोसिटी कम होगा, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पे एरिया कम होगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि एरिया कम हो जाता है तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो का स्पीड
इंक्रीज हो जाता है। और एक्चुअली में क्या होता है ना कि इसकी वजह से हार्ट पर काफ़ी दबाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम हो चुका है। और इसकी वजह से एक और चीज़ होता है, देखो दबाव क्यों पड़ता है, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गया, ये तो चलो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात कर ली। अब हमको ये भी पता है कि यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल भी काम करता है, जिसके अकॉर्डिंग P + ½ ρv² + ρgh जो है ये कांस्टेंट होता है। तो अगर हम ये मान के चले कि ये पूरा का पूरा पार्ट एक ही पर्टिकुलर हाइट पे है, तो इसमें से ये पार्ट हट जाएगा हाइट वाला, तो बचा क्या, P + ½ ρv² कांस्टेंट। इसका मतलब प्रेशर का टर्म और ये वेलोसिटी के स्क्वायर वाला टर्म, इसका एडिशन कांस्टेंट है। एडिशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाएगा, अगर ये बढ़ेगा टर्म तो ये कम हो जाएगा। यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ पे प्रेशर है, तो मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी बढ़ चुका है एरिया कम होने की वजह से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर अगर यहाँ पे कम हो गया तो एक्सटर्नल प्रेशर जो उसको दबा रहा था ये तो कम नहीं था ना। तो ब्लड वेसल में पहले क्या था, जो बाहर से प्रेशर लग रहा था इस आर्टरी पे, और ब्लड जो अंदर से प्रेशर लगा रहा था, ये अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल होता, जिसके वजह से ब्लड का ये जो आर्टरी है वो अपनी जगह पे वैसा सही से रहता है, अपनी जगह पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है रहने में, और ये ब्लड वेसल या आर्टरी इंटैक्ट रहता है। लेकिन अब हुआ क्या इस पॉइंट पे कि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ने की वजह से, एरिया कम होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, पर बाहर का प्रेशर तो वैसा का वैसा ही है ना जितना पहले था। अब अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज्यादा है इसके मुकाबले, तो ये बाहर वाला प्रेशर क्या करेगा, इसको अंदर दबाता है और आपका आर्टरी जो है वो कोलैप्स हो सकता है, राइट, दब जाएगा। ये दब जाने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो हार्ट ये ब्लड को भेज रहा है इस पे दबाव आता है, क्योंकि उसको प्रेशर मेंटेन रखना है और ब्लड फ्लो कंटिन्यू करना है। तो ये क्या करता है, उस पर जोर डालता है। जोर डालने की वजह से यहाँ पे ब्लड को जल्दी जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, आपका प्रेशर फिर कम होगा और बाहर का जो दबाव है और ज्यादा बढ़ जाता है। बाहर के इस दबाव की वजह से आपका जो ब्लड वेसल है या फिर ये जो आर्टरी है ये क्या हो जाता है, और ज्यादा अंदर घुस जाता है, और इसके वजह से ये दब जाने की वजह से ऐसे भी चांसेस होते हैं कि अगर ये पूरी तरह से दब गया तो फिर यहाँ पे ये जो ब्लड है वो आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज व्हेन हार्ट अटैक हैपेंस। तो यहाँ पे हार्ट अटैक आ जाता है, जब ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो बस देखो यहाँ पे कैसा है कि आपका प्लेग जमा होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ गया क्योंकि एरिया कम हो गया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो गया, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। और प्रेशर कम होने की वजह से बाहर का प्रेशर जो है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आर्टरी को कोलैप्स कर देता है। हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, अगर वो ब्लड फ्लो करवाने की कोशिश करेगा और उस केस में अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो और प्रेशर कम होगा अंदर का, और ये पूरी तरह से अगर कोलैप्स हो जाए तो ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाएगा और वो हार्ट अटैक आ जाता है। सो इस तरीके से हम हार्ट अटैक को बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।